तार साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही, और आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक जलसे के अंदर। और सुनने में आया कि 50 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ये हुकूमत जो है इसका टेन्योर तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज़ वाइस प्रीमियर के लिए तार साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। क्या हम दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे या आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें? जिस तरह की बातें चल रही हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो चाइनीज़ हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटी हो रही है सर? चीमा साहब, मैं इसे सारे को मिला के कुछ आपको सारा कुछ बताता हूँ। खासकर सबसे बड़ी बात तो ये जो धमाका आपने बाजौर डिस्ट्रिक्ट में JUI के कन्वेंशन में हुआ है, जिसमें 20 लोग जो है मारे जा चुके हैं, 50 जख्मी हैं। उनमें से भी अल्लाह ताला उन पे बेहतरी फरमाए, ज्यादती हुई है। लेकिन चीमा साहब, एक वेव आ चुकी है सूबा सरा KP में। एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान आफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है और फिर वो ब्लास्ट के अंदर, यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर, $10 बिलियन की सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मेच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे? और दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ, कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की। जरबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग। और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खास कर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब। इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है, जो कि एक जज, सिविल जज साहब, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था। ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूं कि उसको जिस तरीके से मारते रहे हैं और उसके सर के अच्छा, फिर मार के उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसके सर के जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके, इन्फेक्शन हो चुका है और वो पता नहीं बचती है या नहीं बचती। लेकिन उसके ऊपर एक और ज्यादती हुई। उन जज साहब की बीवी जो कि मुलजमा है, उनको बेल बिफोर अरेस्ट दे दी गई हाई कोर्ट की तरफ से। और ये पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी, ये जो मैं इसको स्लेवरी कहूंगा, इस स्लेवरी के ऊपर IMF की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस स्लेवरी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों की नजर क्यों नहीं पड़ती है? इस स्लेवरी के ऊपर अमेरिकन एम्बेसडर की और ब्रिटिश एम्बेसडर की क्यों नजर नहीं पड़ती है? और इसी स्लेवरी के ऊपर हमारा एचिसन से पड़ा, बाहर का पड़ा एक नवाबजादा जो इस वक्त सियासी जज है, उसने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया इसमें? वो क्या चाहता है? 1 साल से वो सियासत में बंदा एंगेज है, हर सियासी चीज के अंदर उसने जमानतें दी हैं, सब कुछ किया है। यहां जमीर क्यों खामोश हो जाते हैं? क्या वो किसी की मां नहीं थी? क्या वो इंसान नहीं है रिजवाना 14 साल की? और सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, ये जो 10,000 रूलिंग एलीट है, इनके हर घर के अंदर
10-10 रिजवाना बैठी, तो उनके लिए क्यों नहीं? क्या बात? इन्हीं रिजवाना जो बच्ची है इस पाकिस्तान की, इनकी बददुआओं की वजह से आप तरक्की नहीं कर रही। इन्हीं बददुआओं की वजह से ये जो 10,000 रूलिंग एलीट है, 15,000 जो कि 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बना के बैठे हैं, इन्हीं की चीखों और बददुआओं की वजह से बरकत ही खत्म हो चुकी पाकिस्तान से, बिल्कुल इस वक्त। दूसरा सबसे बड़ा जुल्म मैं बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर फिर वही हमारा सियासी जज और सियासी अदालतें सारी जो हैं, ये सारी सियासी अदालतें हैं सारी, जो 16-16 मिनट में 16-16 जमानतें देते हैं। उसमें बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया है। अब बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वो इलाका है जहां लोग, औरतें अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं, और वहां से जो बच्चियां बहावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई हैं, उनके साथ क्या हुआ है? कोई है जवाब किसी के पास, किसी अदालत के पास? सबसे बड़ी बात है, हुकूमत इस वक्त नून लीग, वजीर आजम उस पर बोलने के लिए खामोश इसलिए है, वो कहता है मेरे सियासी तस्वीर के ऊपर कुछ चंद छींटे ना पड़ जाए। वो इसलिए इस सब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा कि मैं तो जाने वाला हूं, आगे इलेक्शन लड़ना है, कहीं मेरी कोई सियासी साख ना खराब हो जाए। वो भी खामोश है। ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही करप्शन में इन्वॉल्व है, वो तो अपने पैसे, वो तो अपने लंदन टोरंटो के घरों में बिजी है सारे, ब्यूरोक्रेसी सारी। कोई एक्शन नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसी ये जुडिशरी तो वैसे ही आपका नंबर 129 है, 129 है आपका 140 में से। मेरे ख्याल में तो अब 140 से भी क्रॉस कर जाना चाहिए ये बहावलपुर और रजवाना के केसेस के ऊपर, कि सियासी फैसले आपने लोगों को जमानतें दे देते हैं, आने वाले क्राइम कर उस पर भी दे देते हैं। इस पे क्यों खामोश है? रात को अदालतें खुलती हैं, इन पे क्यों नहीं खुल रही अदालतें? बहावलपुर की कोई कहता है 5500 बच्चियां हैं, कोई कहता है 7,000 बच्ची हैं। उनके मां बाप को आप एज ए सोसाइटी, चीमा साहब, एज ए सोसाइटी, एज ए पाकिस्तानी, उन 5500 बच्चियों के मां बाप, उनके बहन भाइयों से उनकी फीलिंग्स के बारे में कभी सोच सकते हैं आप कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हुआ है वहां पर? वो एक ओपन ड्रग मार्केट थी, एक सेक्स, एक ब्राथल बना दी यूनिवर्सिटी उन्होंने, ब्राथल थी वो। मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो हमारी उर्दू और पंजाबी में इस्तेमाल किया जाता है। वो ब्राथल था वो सारा। किसी ने उस पर एक्शन लिया? कोई नहीं एक्शन। कोई सियासी लोग, वहां का एक सियासी बंदा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसके बच्चे को छोड़ के जो टूटे फूटे इधर उधर जो सारे नशई हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन बस खामोश है। लेकिन ऐसे सोसाइटी कोलैप्स कर चुके हैं, इखलाकी तौर पर खत्म हो चुके हैं। ये रिवाइव कौन करेगा? किस तरह होगा? इस वक्त सबसे बड़ा, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी पाकिस्तान का हाफिज कुरान है, वो जो कि एक हाईएस्ट एक्सरसाइज है हमारे इस्लाम के अंदर, कि पूरे कुरान को अपनी छाती में ले जाना। उसको एक स्विफ्ट एक्शन करना चाहिए था बहावलपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसको बंद करके तो इन्वेस्टिगेट कर, यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए थी, और खुद मैं कहता हूं बहावलपुर यूनिवर्सिटी का केस का मिलिट्री कोर्ट में चलाना चाहिए था, क्योंकि अदालतें तो खत्म हो चुकी, अदालतें तो इंसाफ दे ही नहीं रही। मिलिट्री ट्रायल उसका होना चाहिए था। मैं कहता हूं ट्रायल भी यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए था, मां बाप के सामने होना चाहिए था ट्रायल उसका। अगर हाफिज कुरान एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पाकिस्तान का, और वो भी इस चीज के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है बहावलपुर यूनिवर्सिटी पे, रिजवाना पे, तो फिर क्या होगा? और दूसरी आगे मैं बात करना चाहूंगा, एक आपका सबसे बड़ा, पाकिस्तान को मैं समझ रहा हूं पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया में दिखाने के लिए आफरीन शबर जैदी पे उसने जियो टीवी के, एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के अगले दिन जो बातें की हैं, उसने 3 माफियाज के बारे में बात की है। माफियाज क्या है? उसने कहा जी मैंने किसी जिम्मेदार को टैक्स का लेटर भेजा था, और सारे ये एमएनए जो गैंगस्टर हैं, सारे जो माफिया स्टाइल है, सारे पार्टी के ये इकट्ठे होके आ गए थे मेरे पास। और फिर उसने कहा कि मैंने एक स्मगलर को लेटर भेजा था, सदर्न कमांड का जो बंदा कमांडर था वो आ गया था। फिर उसने कहा मैंने तंबाकू इंडस्ट्री को लेटर भेजा था। तो फिर क्या हुआ था? और फिर वो डिप्रेशन में जाके रिजाइन कर गया। मैं समझता हूँ शबर जैदी साहब, सलाम है आपको कि आपने नेशनल टीवी के ऊपर आपने बताया है कि ये माफियाज कौन है, इनके प्रोटेक्टर कौन है। लेकिन आईएमएफ को ये सारा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सारा कुछ आईएमएफ को 87 लोगों की कैबिनेट नजर आती है, कुछ नहीं बोलते, लेकिन बिजली पे कौम का खून चूस रहे। पता नहीं ये क्या प्रोग्राम है। आईएमएफ का प्रोग्राम है, पाकिस्तानी 10,000 रूलिंग एलीट का प्रोग्राम है। ये क्या जुल्म है, ये क्या सोसाइटी है, ये लोग कौन है, इनका मजहब क्या है? मेरी तो समझ से बाहर।
ना ये इंसान कहलाने के काबिल है, ना ये मुसलमान कहलाने के काबिल, ना पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं इन्होंने। पाकिस्तान तो एक बहाना है लूटने का। 10,000 लोगों के लिए एक एटीएम मशीन लगी है पाकिस्तान कि किस तरीके से वहां से ले लेके पैसे लंदन और टोरंटो जाना है। लेकिन दुख वाली बात यह है कि 25 करोड़ लोग सर नीचे आंखें नीचे करके गुलाम एक स्लेवरी बर्दाश्त कर रहे हैं सारा कुछ। मेरी समझ से बाहर। रिजवाना का केस है तो सारी दुनिया का मैं चीमा साहब मैं भी तो मुझे भी तो इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल रही है तो इसका मतलब सारे पाकिस्तान को मिल रही है, अगर मुझे मिल रही है तो पूरी दुनिया को मिल रही है ये इन्फॉर्मेशन। कोई मर्दे मोमन कोई, मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान इज हाफिज कुरान है। इससे आगे आप कहां जाएंगे? इससे बड़ा बेहतर एक करैक्टर में इससे बड़ा करैक्टर कहां से लाएंगे आप? दूसरे तो सारे लुटेरे हैं, आपकी डीलें बन रही हैं दुबई में बैठ। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।